दोस्तों नमस्कार। आजकल दिल्ली का चुनाव सरगर्मी बना हुआ है और उसमें सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या केजरीवाल अपनी कुर्सी बचा पाएंगे। हर तरह के आकलन हैं, हर तरह के आंकड़े हैं और यही कारण है कि दिल्ली का चुनाव काफी रोचक हो गया। आज हम इसी की चर्चा करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि दिल्ली की जनता क्या सोच रही है, इस समय दिल्ली में माहौल क्या है। बहुत सारे लोगों से मैंने बात करी। दिल्ली की मेट्रो में मैं अक्सर चलता हूं ताकि लोगों से टच में रहूं। दिल्ली के प्लेटफॉर्म्स पे हम बात करते हैं, रिक्शा में, ई रिक्शा में, हर तरह पे जहां पे आम आदमी होता है वो बहुत कुछ सिखाता है। इसीलिए मेरा प्रयास यही रहता है कि हम उनके बीच में रहें। आज जो सबसे बड़ा सवाल दिल्ली में है कि दिल्ली के अंदर सत्ता किसकी होगी, ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और सबके लिए। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं आपके सामने कुछ तथ्य रखूंगा और फिर आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में अपना जवाब देके कि आपको क्या लगता है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है। दोस्तों सबसे पहला मुद्दा यह है कि इस समय जो तीन पार्टियां दिल्ली के चुनाव में है, कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी, इनमें पलड़ा किसका भारी। जब तक केजरीवाल फैक्टर दिल्ली में नहीं था तो उससे पहले जो 5 चुनाव हुए थे उसमें लगातार कांग्रेस का पलड़ा भारी था। मैंने एक बहुत डिटेल्ड एनालिसिस किया पिछले 8 चुनावों का। केजरीवाल के चुनाव जो 5 रहे वो, और उससे पहले जो दिल्ली में 83 से चुनाव थे उनका। अगर हम ये देखें, केजरीवाल के आने से पहले कांग्रेस का जो वोट परसेंटेज शेयर था वो हमेशा 40% से लेकर 48% तक रहा। इसका मतलब कांग्रेस अपने आप काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर था दिल्ली में और महत्वपूर्ण पार्टी थी। लेकिन दिल्ली में जब से आम आदमी पार्टी आई है, वो 40 से 48% वाली जो वोट शेयर की पार्टी थी वो घट के मात्र 4% पे रह गई। दूसरी तरफ अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी का जो वोट परसेंटेज होता था वो आम आदमी पार्टी से पहले वो मूव करता था 34 से लेकर 38 के बीच में, और आम आदमी पार्टी आने के बाद भी वो 32 से 38 के बीच में ही रहा। इसका मतलब बीजेपी को कोई नुकसान नहीं हुआ आम आदमी पार्टी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है दोस्तों, पिछले 8 चुनाव के अंदर बीजेपी का जनाधार ऑलमोस्ट सेम रहा, उसका वोट परसेंटेज नहीं बढ़ा। क्या इस बार बीजेपी अपना वोट परसेंटेज बढ़ा पाएगी? क्योंकि पिछली बार 2020 में जब चुनाव हुए थे तो बीजेपी को करीब जो वोट हुई थी उसका 38.7% वोट मिला था और बीजेपी को 8 सीटें आई थी। अगर हम वही देखें कि जब 37% वोट शेयर मिला था 83 में तो बीजेपी की 19 आई थी, और जब 36% शेयर मिला था बीजेपी को 2008 में तो बीजेपी की 23 सीटें आई थी। इसका मतलब ये है कि दिल्ली में जो चुनाव होता है उसमें आंकड़ा, जो मार्जिन ऑफ डिफरेंस है, वो बहुत कम होता है। और यही कारण है कि वोटर लिस्ट को ढंग से अगर हमने नहीं समझा तो नुकसान हो सकता है। इसीलिए दिल्ली में जो पॉलिटिकल सिस्टम है, जो एमएलएज हैं, उनका जनता के साथ वन ऑन वन कनेक्ट बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर किसी बड़े क्षेत्र में अगर एक मोहल्ले ने भी अगर आपको वोट नहीं दिया तो आपकी कुर्सी जा सकती है, ये बात हमें समझनी होगी। दूसरी तरफ अगर हम देखें, आम आदमी पार्टी ने अभी तक 3 चुनाव लड़े हैं और उसमें उनको सबसे कम वोट मिले थे 29%, 28 सीटें आई थी, और सबसे ज्यादा मिले थे 54% जब उनकी 67 सीटें आई थी। ऑलमोस्ट दिल्ली में पूरा कब्जा था। अब सवाल इस बात का है कि क्या दिल्ली का मतदाता उतना ही समर्थन केजरीवाल को इस बार देगा? अगर मैं 1900 जो मैं बात कर रहा हूं 2013, 15 और उसके बाद 2020, ये 3 चुनाव केजरीवाल ने लड़े हैं। दोस्तों तीनों चुनाव में केजरीवाल के बारे में जनता में बात होती थी, चाहे ऑटो वाले हों, रिक्शे वाले हों, आम आदमी हो, खोमचे वाले हों, ठेले वाले हों, झुग्गी झोपड़ी वाले, वर्कर्स जो है, ड्राइवर्स जो है, जो लोअर तबका था, वो केजरीवाल की बात करता था। उनको लगता था कि केजरीवाल आएगा तो कुछ सुधार होगा, क्योंकि बाकी दोनों जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनसे लोग दुखी हो चुके थे। तो एक उम्मीद थी। लेकिन 2025 में इस तरह की कोई हवा दिल्ली में नहीं है। कोई बात नहीं कर रहा है कि केजरीवाल ने जो 2100 रुपए की घोषणा करी वो कोई न्यूज नहीं है, क्योंकि 2100 के बाद कांग्रेस ने 2500 कर दिया, तो केजरीवाल का जो एजेंडा था
वो फेल हो गया, क्योंकि फ्री बीज तो अब कोई भी दे सकता है। तो वो जो बात थी कि भाई फ्री बीज के भरोसे हम चुनाव लड़ेंगे, अब ये जो तिकड़म है ये हर पॉलिटिकल पार्टी ने सीख ली है। तो जैसे ही कोई 100 बोलेगा तो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी 200 बोलेगी, तीसरी 300 बोल देगी। इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्तों, किसी की नेता की जेब से 5 पैसे भी नहीं लगते। ये जनता का पैसा है और उसी पैसे से जनता को टोपी पहनाई जाती है, और हम लोग बड़ी खुशी खुशी उस टोपी को पहन भी लेते हैं, ये सोच के कि देखिए ये जो नेता है या जो पॉलिटिकल पार्टी है हमारे लिए कितना सोच रही। वो ये भूल जाते हैं कि भैया ये जेब से आप ही की कटेगा। आप फ्री में पैसा ले लो और फिर कहना कि साहब स्कूल में मास्टर जी नहीं है, किताबें नहीं है, बिल्डिंगें टूटी हुई हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, हॉस्पिटल की हालत खराब है। फिर ये शिकायत आप मत करिएगा, क्योंकि आपको फ्री का खाने की आदत हो गई, क्योंकि अब पैसा आप खर्चना नहीं चाह रहे। अब सवाल इस बात का है कि दिल्ली का चुनाव क्यों महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि केजरीवाल के लिए डू एंड डाई सिचुएशन। अगर केजरीवाल दिल्ली का चुनाव हार जाते हैं तो उनकी राजनीतिक यात्रा पे सबसे बड़ा धक्का लगेगा, क्योंकि उनका एम्बिशन है दिल्ली के मुख्यमंत्री से दिल्ली में बैठ के प्रधानमंत्री बनना। ये उनका एम्बिशन है, और उनको लगता है जितने बाकी नेता हैं, चाहे वो राहुल गांधी हैं या जितने भी बाकी रीजनल लीडर हैं, ये उन सबसे ज्यादा पढ़े लिखे स्मार्ट नेता हैं, और उनको लगता है कि चुनाव में तो चाहिए पैसा। इसलिए पिछले 10 साल उनका पूरा ध्यान इसी बात पे था कि किस तरह से पैसा इकट्ठा किया जाए, क्योंकि उनको ये पता था कि देश की जनता को तो भुलावे में रखा जा सकता है। आप उनको स्लोगन दे दो कि हम वर्ल्ड क्लास एजुकेशन दे रहे हैं, वर्ल्ड क्लास आपको हेल्थ केयर दे रहे हैं, तो लोग जनता आपको वोट दे देगी। कल एक यात्री से जब मैं बात कर रहा था तो उनका ये कहना था कि जो लोग सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, एक बात तो तय है कि वो केजरीवाल को वोट नहीं देंगे। अब ऐसा उन्होंने क्यों कहा, ये उनको सोचना था। जब उनसे ये पूछा तो उन्होंने कहा कि साहब देखिए ऐसा है, हालत बहुत खराब है, कहने को ये कुछ भी बोले लेकिन स्थिति बहुत खराब है, क्योंकि दिल्ली में ये कह दिया गया था कि कोई किसी को फेल नहीं करेगा। इसीलिए जो परसेंटेज ऑफ सक्सेस दिखती है वो सिर्फ इसलिए है कि कोई भी टीचर किसी बच्चे को फेल नहीं करेगा। ये आदेश था। अब आप क्या करोगे, 100% ही रिजल्ट दिखाओगे ना, और वही दिखा रहा था। लेकिन वास्तव में क्या पढ़ाई हुई, क्या टीचर्स की स्थिति सुधरी, टीचर्स को कुछ हुआ? दिखाने के लिए आप 2 4 5 क्लासरूम बना दो और लोगों को बताओ कि बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, लेकिन ओवरऑल स्थिति में कोई बहुत ज्यादा सुधार नहीं है। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट ने, अगर आप चाहें तो इंटरनेट पे जा सकते हैं, मैं आपको एक आंकड़ा दे देता हूं। बहुत क्लियरली दिल्ली हाई कोर्ट ने 26 अप्रैल 2024, आप लोग नेट पे जाइए और टाइप करिए 26 अप्रैल 2024 की डेट को, कि दिल्ली गवर्नमेंट ओनली इंटरेस्टेड इन एप्रोप्रिएशन ऑफ पावर। दिल्ली की जो सरकार है उसको सिर्फ सत्ता से मतलब है, पढ़ाई और बाकी सुविधाओं से कोई लेना देना नहीं। ये दिल्ली हाई कोर्ट का ऑब्जर्वेशन। अब सवाल इस बात का है, क्या अमित शाह और मोदी साहब की जो टीम है, जो चुनाव की रणनीति को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, क्या वो दिल्ली में केजरीवाल की तख्ता पलट कर पाएंगे? आज मुद्दा ये है, क्योंकि इसलिए नहीं कि ये बीजेपी के लिए कोई बहुत बड़ा स्टेट है और यहाँ कोई बहुत ज्यादा कुछ होने वाला है। यहाँ कोई भी बहुत बड़ी चीज नहीं है। दिल्ली जो है वो बॉम्बे से छोटा है, अगर रेवेन्यू के हिसाब से देखें, स्टेट के हिसाब से देखें तो दिल्ली इज ए सिटी गवर्नमेंट। वहां मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा ये है कि दिल्ली में इतने सारे करप्शन के केसेस हुए, इतने सारे घोटाले हुए, कोर्ट केसेस चले, सब चीजें जनता के सामने हैं। उसके बाद भी क्या जो ऑपोजिशन पार्टीज है, ऑपोजिशन दिल्ली में है बीजेपी और कांग्रेस, क्या वो जनता को ये भरोसा दे पाएंगे कि वो बेटर गवर्नेंस देंगे दिल्ली के अंदर? क्या जनता बीजेपी और कांग्रेस पे भरोसा कर पाएगी, या दोबारा वो केजरीवाल की तरफ सरकेगी? क्योंकि केजरीवाल ने तो पूरा जोर लगाना ही है। क्या बाकी पार्टियां कुछ कर पाएंगी? दोनों पार्टियों के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा। सिर्फ एकमात्र पार्टी है जो ये कहती है कि हमारा मुख्यमंत्री केजरीवाल। बहुतों का ये भी कहना है कि साहब केजरीवाल पे तो सुप्रीम कोर्ट ने कंडीशंस लगाई हैं। आपको क्या लगता है कि सत्ता में एक बार चुनाव जीतने के बाद केजरीवाल दोबारा बड़े वकील नहीं खड़े करेंगे, और वो वकील जाके फिर सुप्रीम कोर्ट में दलील नहीं देंगे कि देखिए साहब जनता दोबारा चाहती है केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाना, आप ये कंडीशंस हटा दीजिए कि केजरीवाल मंत्रालय नहीं जा सकते,
सेक्रेटरीट नहीं जा सकते, फाइलें नहीं देख सकते, क्योंकि अब जनता का तो वर्डिक्ट है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हमेशा ये कहता है डेमोक्रेसी में पब्लिक ओपिनियन इज सुप्रीम। तो पब्लिक ओपिनियन तो आ गई कि केजरीवाल को हम सत्ता दे रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट कौन होता है रोकने वाला? ये दलीलें सुप्रीम कोर्ट में चलेंगी और अल्टीमेटली पूरी ताकत लगा के इन दलीलों को बदला जाएगा कि ठीक है साहब, आप कोर्ट भी, आप ऑफिस भी जा सकते हैं, फाइलें भी देख सकते हैं, सब काम कर सकते हैं जो एक सीएम करेगा। केजरीवाल यही तो चाहते थे और उन्होंने ऑलरेडी ये तो घोषित कर ही दिया है कि जो शीश महल थे वो सीएम आवास है, तो दोबारा उनको सीएम आवास मिल जाएगा, मतलब शीश महल मिल जाएगा। तो रणनीति पूरी है। सवाल इस बात का है कि क्या कांग्रेस अपना जो खोया हुआ जनाधार है, जो 40-48% की पार्टी थी, सिमट के 4% वोट शेयर पे रह गई है, क्या वो अपना जनाधार वापस बना पाएगी? लगता तो नहीं, क्योंकि पिछले 5 साल में कांग्रेस ने ना तो ऑर्गेनाइजेशन पे काम किया है, ना लीडरशिप पे। तो कांग्रेस क्या सीरियस है चुनाव में? हाँ, ये बात सही है कि कांग्रेस में कुछ लोग हैं जो पर्सनल रेपुटेशन जिनकी अच्छी है, जिनका कनेक्ट है लोगों के साथ, वो शायद कुछ एक लोग जीत जाए, क्योंकि दिल्ली में पॉसिबिलिटी है इस तरह की। लेकिन क्या केजरीवाल को जब लगेगा कि उनके हाथ से सत्ता जा रही है, तो क्या वो इस तरह के जो पार्टी के एमएलए हैं उनको खरीदने का प्रयास नहीं करेंगे? क्या उनको नहीं लगता कि अगर सत्ता बचानी है तो खरीदारी की जाए? तो दिल्ली में हॉर्स ट्रेडिंग खूब होगी और रेट भी अच्छा खासा होगा, क्योंकि केजरीवाल को पैसा देने में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब रही दूसरी बात बीजेपी की। क्या बीजेपी जो अपना जनाधार 32 से 38% के बीच में रहा है पिछले 40 साल में, क्या उसमें सुधार कर पाएगी? इसके लिए उनको अपने आरएसएस के टीम के साथ काम करना होगा। और यहां तक कि दिल्ली के अंदर एक सबसे बड़ा जो चुनौती बीजेपी के लिए है वो ये कि सीएम फेस उनके पास भी नहीं। क्योंकि अगर किसी भी आदमी को अगर वो सीएम फेस घोषित कर भी दे, मान लीजिए जाट बिरादरी है तो बाकी नाराज, अगर बनिया बिरादरी है तो बाकी नाराज, अगर किसी उत्तरांचली को कर दे तो बाकी नाराज। तो आज कांग्रेस और बीजेपी की स्थिति ये है कि वो अपने ही इंटरनल पॉलिटिक्स में इतने उलझ चुके हैं कि वो एक लीडर डिक्लेयर नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी ऐसा उनके पास लीडर है ही नहीं। या मैं ये कहूं कि कभी भी कांग्रेस और बीजेपी ने लोकल लीडरशिप बनने ही नहीं दी कि जो अपने कंधे पे उस राज्य में पार्टी का बोझ उठा सके। अल्टीमेटली बीजेपी का स्लोगन होता है कि मोदी का चेहरा देखो और वोट डालो, और फिर मोदी साहब डिसाइड करेंगे कि यहाँ सीएम कौन बनेगा। अब इस तरह की चीज जनता वोट तो दे सकती है, लेकिन क्या ये बीजेपी के भविष्य के लिए अच्छा है? सवाल इस बात का है। क्या बीजेपी का कांग्रेसीकरण नहीं हो रहा है? सवाल ये है कि जो कांग्रेस में था प्रॉब्लम, जिसके कारण कांग्रेस पूरे देश में खत्म हो गई, क्या बीजेपी उस रास्ते पे तो नहीं जा रही? ये चिंता की बात है। तो दिल्ली बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि एक बात तो क्लियर है कि अगर बीजेपी अपने दम पर मेजॉरिटी नहीं ला पाती है, तो ये बात तो तय है कि या तो कांग्रेस आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करेगी, दोबारा सीएम बनाएगी, या फिर आम आदमी पार्टी केजरीवाल कांग्रेस के एमएलए को तोड़ लेंगे, खरीद लेंगे। ये दूसरा ऑप्शन है। अब सवाल इस बात का है कि कांग्रेस क्या करती है? क्या कांग्रेस की एमएलए और पॉलिटिकल लीडरशिप में इतनी मेच्योरिटी होगी कि वो कहेंगे हम अपोजिशन में बैठेंगे, ना हम बीजेपी के साथ जाएंगे, ना हम आम आदमी पार्टी के साथ जाएंगे, और जो बड़ी पार्टी हम उसको सत्ता दे देते हैं, अगर हो सकता है बीजेपी। क्या कांग्रेस इस तरह का निर्णय ले पाएगी? क्योंकि दूसरा फैक्टर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है मुस्लिम फैक्टर दिल्ली में, वोट बैंक का। वोट बैंक के अंदर अभी तक खुल के कोई भी मुस्लिम तुष्टीकरण की बात नहीं कर रहा है, क्योंकि उनको पता है कि जैसे ही अगर वो ये करेंगे तो फिर बीजेपी अपना मेजॉरिटी कार्ड खेलेगी और सारे हिंदुओं को संगठित करके अपनी तरफ खींचने का प्रयास करेगी। कोई भी नहीं चाहता कि हिंदू संगठित हो, क्योंकि इसमें बीजेपी का फायदा है। इसीलिए मुस्लिम कार्ड अब खुल के कोई खेलना नहीं चाहता। इसलिए अभी तक मौलवियों से बात होती थी, अब मंदिर के पुजारियों का नंबर आ गया, अब उनको भाव मिलने लगा। ये बात हमें भी समझनी होगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या किसी भी रूप में साम दान दंड भेद लगा के क्या केजरीवाल अपनी सत्ता बचा पाएंगे? अगर हां, तो कितनी सीटें आम आदमी को मिलेगी? या बीजेपी वास्तव में, अमित शाह, मोदी, बीजेपी, आरएसएस मिलकर केजरीवाल को कुर्सी से हटा पाएंगे?
ये दो बड़े सवाल हैं। अब देखना यह है कि दिल्ली की जनता क्या करती है, क्योंकि दिल्ली में इस समय कोई लहर नहीं है, ये बात आप मान के चलिए। क्या आने वाले 3 हफ्तों में ये तीनों पॉलिटिकल पार्टीज दिल्ली के अंदर कुछ ऐसा विश्वास कायम कर सकेंगी ताकि जनता उनको वोट दे? क्या ये पॉसिबल है? ये तो वक्त बताएगा। आपको क्या लगता है दोस्तों कि इस बार कोई हवा नहीं है, कोई लहर नहीं है, क्या केजरीवाल अपनी कुर्सी बचा पाएंगे, बहुमत लाके या तोड़फोड़ करके? क्या रास्ता आपको दिख रहा है? जो भी आपके विचार हो कमेंट बॉक्स में लिखिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।